So let's begin with the next part of this chapter. Question number 46 from NCERT at your fingertips. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. A cylinder of height 20 meter is completely filled with water. The velocity of efflux. ये efflux का velocity क्या होता है? Yesterday in the last lecture I have talked about efflux velocity. Did I talk about efflux velocity? नहीं, क्या बात कर रहे हो. लास्ट वाला जो पार्ट था इसमें मैंने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आपको एक्सप्लेन किया था. दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स. लिखा है यहाँ पे इफ्लक्स, राइट, कि भाई अगर ये पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से जो पानी बाहर आएगा उसका वेलोसिटी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2d और 2h 2gh. d इज द डेप्थ. अगर वो हाइट h पर फिल अप किया होगा तो द fluid or the liquid comes out at what speed? v is equal to square root. कुछ नहीं, सिंपल है. the वहां पर the potential head is converted into the kinetic head. Is this okay? So that's what is called as the flux velocity. तो यहाँ पर उन्होंने दिया है, तो the velocity of efflux of water through the hole on the side of the wall of the cylinder near its bottom is. अगर मैं वही पिक्चर वहां पे कॉपी कर लूं, if I copy the same thing here, if I copy this over and I'll just substitute there, मुझे बस उधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. बराबर है क्या? Isn't it? So let me just substitute here. So what will be the velocity of efflux here? I'll just substitute here. This is the velocity of efflux v is equal to square root of 2 into what is the height up to which this is filled? 20 meter. So into 20 into g is 10. What is the velocity? 20 meter per second. I mean, that's so easy. B is the answer. Is this okay? Is that clear? काफी सिंपल था ये. I'll go for the next question. ये रहा. क्या दिया है यहाँ पे? बोलिए. At what velocity does the water emerge from an orifice? Orifice क्या होता है? Orifice is a kind of hole. What is an orifice? Orifice is nothing but a hole. ठीक है? At what velocity does the water emerge from an orifice in a tank in which gauge pressure भाई गेज प्रेशर क्या होता है आप बता सकते हो प्लीज? गेज प्रेशर इज 3 into गेज प्रेशर इज 3 into 10⁵ Newton per meter square before the flow starts. Okay, take the density of water is 1000. At what velocity this will emerge out? चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको. What do we mean by gauge pressure? What do we mean by gauge pressure? अगर इस केस में मुझे गेज प्रेशर फाइंड आउट करना होगा, यहां पर मुझे गेज प्रेशर चाहिए, व्हाट विल बी द गेज प्रेशर एट द बॉटम पॉइंट? सेम यही प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये उसका टोटल वॉल्यूम है ऐसा, लेकिन यहाँ पर व्हाट इज द प्रेशर, गेज प्रेशर एट ए. नाउ व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट ए? इट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. This is also called as absolute pressure. This is also called as absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. समझे क्या? Isn't it? Atmospheric pressure मतलब देखिए यहाँ पर तो इसके ऊपर यहाँ पर तो atmospheric pressure ऐड करेगा, बराबर है ना? Isn't it? यहाँ पर तो atmospheric pressure ऐड करेगा इस पानी के ऊपर,
और पानी का जो प्रेशर, तो पानी का जो प्रेशर होगा यहाँ पर, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस वाटर कॉलम, दैट विल बी कॉल्ड एज द गेज प्रेशर, और दोनों को ऐड करके होता है एब्सोल्यूट प्रेशर व्हिच इज प्रेशर एट ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? वेयर एज व्हाट इज द प्रेशर एट बी? प्रेशर एज बी इज टोटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गई बात? अब मुझे बी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया हूँ, अदरवाइज देयर इज नथिंग टू डू विद दिस बी, एक्चुअली बी के साथ अपना कोई लेना देना नहीं है, फॉरगेट अबाउट दिस बी थिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं गेज प्रेशर। सो व्हाट इज द गेज प्रेशर? गेज प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय दिस कॉलम, बराबर है। नाउ दिस प्रेशर एनर्जी इज, अगर यहाँ पर पंक्चर किया तो पानी जो आएगा, पंक्चर किया तो पानी आएगा, सो दिस प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द, और दिस प्रेशर हेड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कौन सा हेड? काइनेटिक हेड। वही तो किया ना यहाँ पे हमने, ऊपर देखिए ना, प्रेशर हेड कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक हेड, राइट ना। तो व्हाट इज द प्रेशर हेड? प्रेशर हेड इज P एंड काइनेटिक हेड इज हाफ रो V स्क्वायर। अब उन्होंने यहाँ पर प्रेशर दिया है, रो दिया है, कैन आई फाइंड आउट द वेलोसिटी? ऑफ कोर्स यस, कैन आई फाइंड आउट द वेलोसिटी? So what will be the velocity here in this case is equal to square root of 2p upon rho. Is this okay? That is equal to square root of 2 into p, कितना दिया है जी? What is the value of p given? 3 into this pressure gauge, this gauge pressure is nothing but the pressure by water column, pressure by water column, and this itself is getting converted into the kinetic head. So 2 into pressure, this is 3 into 10 raised to 5 divided by rho, rho is 1000। अब मुझे बताइए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें से ये 3 जीरो चले जाएंगे, यहाँ के 3 जीरो जाके यहाँ पर 2 बचेगा, सही है। नाउ दिस इज इक्वल टू नियरली 600। नाउ हमें जो पता है 600 का करीबी नंबर जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। 25 के पहले जो नंबर आता है वो है 24, और 24 किस चीज का स्क्वायर रूट है? कैन एनीबडी टेल मी? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 596 ना, 576, देखिए 576। अब 576 और 625 इसके बराबर बीच में आता है ये, तो 24 और 25 का एवरेज रहेगा ये, सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 24.5 मीटर पर सेकेंड। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन? क्योंकि ये 24 से छोटा है और ये 25 से बड़ा है, तो दोनों का एवरेज ही है ना अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पर एवरेज आता है, एंड देन एवरेजिंग आई गॉट दिस इज A एज द आंसर। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। स्टार प्रॉब्लम है, इसमें बायोलॉजी भी है, गौर से पढ़िए, इसमें बायोलॉजी भी है। क्या दिया है? द फ्लो ऑफ ब्लड इन द लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। ठीक है, द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर has a cross sectional area equal to that of the artery, wider part। वेंचुरीमीटर क्या होता है पता है आपको? नहीं? क्या बात करते हो, वेंचुरीमीटर नहीं पता? ठीक है, तो आपको बता देते हैं वेंचुरीमीटर। होल्ड ऑन प्लीज। यही है वेंचुरीमीटर जो दिया है, दिस इज वेंचुरीमीटर। समझे क्या? दिस इज वेंचुरीमीटर। ठीक है, काहे के लिए यूज किया जाता है वेंचुरीमीटर? तो
Basically, venturimeter is used for measuring the rate of flow of liquid. The answer is venturimeter. Is that clear? It is used for measuring the rate of flow of liquid. कैसे measure करते हैं? तो यहाँ पे दिया है, देखो, this is the venturimeter. As I told you, this is the venturimeter. यह है venturimeter. अब देखिए, if I am considering 2 points, यहाँ के 2 पॉइंट्स, एक यहाँ का पॉइंट कंसिडर करूंगा और एक यहाँ का पॉइंट कंसिडर करूंगा, so that it will be seen clearly. What I'll do is let us try to understand. अगर ये 2 पॉइंट्स मैं कंसिडर करूं, ठीक है, तो यहां पर वेंचुरीमीटर ऊपर दिखा है. एक्चुअली वेंचुरीमीटर में क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ showing it over here, what they'll do is they'll connect here the manometer like this. ऐसा भी कर सकते हैं, they can connect it like this also. It can be either way. ठीक है. If I say the area over here, यहाँ का जो एरिया है, what is the area here? I'll say यहाँ का एरिया है A1 और वेलोसिटी है V1, ठीक है. एंड यहाँ का एरिया, if I'll say यहाँ का एरिया इतना सा छोटा सा एरिया A2 and velocity is V2, तो clearly I can see that area 1 is greater than area 2. Yes or no? Yes or no? Area 1 बड़ा है, तो what do you say about the velocity by using the continuity equation? Say it. Velocity is 2 is greater, V1 is less. बराबर है क्या? अब so what do you say यहाँ पर, this is the velocity head, isn't it? There is increase in the velocity head. There is increase in the velocity head. So correspondingly वहां पे क्या होगा, प्रेशर 1 और प्रेशर 2 की अगर बात करूं तो प्रेशर हेड क्या होगा, बिकॉज अगर वेलोसिटी हेड इज इंक्रीजिंग तो इट इज इंक्रीजिंग एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर हेड. समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? बर्नौलीज थ्योरम इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड द डेटम हेड. बराबर है ना? तो यहाँ पर इन 2 पॉइंट्स की अगर बात करूं तो दे आर एट द सेम लेवल, तो उनका पोटेंशियल हेड या डेटम हेड जो बोलेंगे वो तो सेम ही रहेगा उसका, बिकॉज दे आर एट द सेम लेवल. सो व्हाट एवर चेंजेस आर गोइंग टू टेक प्लेस उसमें प्रेशर और वेलोसिटी में ही होंगे. सो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा, मतलब यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर एट 1 विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट 2. इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? ये वेरी सिंपल. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया है कि वेंचुरीमीटर को किया द वाइडर पार्ट ऑफ द वेंचुरीमीटर. तो वेंचुरीमीटर मतलब मैं उसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इसको हम वेंचुरीमीटर बोल सकते हैं. वेंचुरीमीटर के लिए ऐसा बॉटम पोर्शन वाला ये वाला पार्ट भी हम ले सकते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? तो यहाँ पर प्रेशर 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर 2. अगर मुझे इसको और तरीके से ड्रॉ करना है तो हाँ, दैट इज फाइन आई गेस. अब उन्होंने क्या बोला है कि द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज फाउंड टू बी. मुझे पता है कि भाई द नैरोअर पार्ट वगैरह दिया है ना, द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी. मतलब वन साइड में यहाँ पर आर्टरी है, isn't it? Cross sectional area equal to artery, that is, so what is area 1 is equal to 10 millimeter square. और दूसरे साइड में आर्टरी नहीं है,
वेंचुरीमीटर का छोटा वाला हिस्सा कनेक्ट किया गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इज दिस ओके? ठीक है, तो द नैरोअर पार्ट हैज अ एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ का एरिया A2 जो है दैट इज 5 मिलीमीटर स्क्वायर। टेक द डेंसिटी ऑफ द ब्लड इज, दिस इज द रो ऑफ द ब्लड, isn't it? The speed of the blood in the artery is, तो they are asking what is the speed of the blood in the artery, मतलब V1 पूछा है उन्होंने। Is the question clear to you? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। एंड देयर इज प्रेशर ड्रॉप कितना दिया है? द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 22 पास्कल, मतलब P1 माइनस P2 is given to be 22 Pascal. Is this clear to all? Simply we have to make use of the Bernoulli's theorem here. So by Bernoulli's theorem, बताइए, can you help me with that? Let's apply Bernoulli's theorem here. By application of Bernoulli's theorem, बताइए. By Bernoulli's theorem, can anybody tell me the Bernoulli's theorem का equation? Correct. क्या बोले आप लोग? This is pressure 1 plus correct rho GH1 plus half rho V1 square is equal to pressure 2 plus rho GH2 plus half rho V2 square। अब देखिए ये जहां पे अपने को दिख रहा है ये पूरी एक ही लेवल पर है ना, ये दोनों पॉइंट्स, द पॉइंट्स विच आई एम कंसिडरिंग, ये दोनों पॉइंट्स सेम लेवल पर है, तो इसमें कोई हाइट डिफरेंस नहीं है। सो H1 इज इक्वल टू H2 है, इसके लिए ये कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? P1 माइनस P2 मुझे पता है कितना है, P1 माइनस P2 22 पास्कल। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस ओके? अच्छा, बाय द वे यहाँ पर व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सही है ना? बराबर है क्या? तो यहाँ पर इफ आई से what will be V2 upon V1 is actually A1 upon A2, and what is A1 upon A2? 10 upon 5, that is equal to V2 upon V1. Is that okay? So V2 upon V1 is equal to 2. I have to use it over here. यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैं V1 स्क्वायर को कॉमन लूंगा, सो हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा V2 अपॉन V1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। इज दिस ओके? अब मुझे बस सब्स्टिट्यूट करना है इसको, बिकॉज P1 माइनस P2 मुझे सिर्फ V1 चाहिए ना, तो देखिए P1 माइनस P2 है 22, हाफ रो का वैल्यू कितना है? द 1.06 10 raised to 3, 1.06 into 10 raised to 3 into V1 स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आएगा V2 अपॉन V1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1, तो मुझे V1 स्क्वायर चाहिए ना। सो व्हाट विल बी V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 into 3 66 whole thing divided by 1.06 into 10 raised to 3 into 3, बराबर है क्या? Isn't it? Now this is 322, नहीं एक्चुअली ये 44 होनी चाहिए था ना रे, 22 2 जा 44 आएगा, ये 44, 3 1 जा 1 बचा, 1 बचा तो 4 जा, बराबर है क्या? 2 बचा 6 जा, समथिंग लाइक दिस, isn't it? अब मुझे इसको एग्जैक्ट आंसर क्या दिया है यहाँ पे? आंसर्स में कोई वेरिएंस दिया है क्या? वेरिएशन दिया है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए दैट्स ओके। सो V2 स्क्वायर एंड V1 स्क्वायर up. I'll take this approximately equal to 1. It's okay. So अब मेरे को क्या मिला है देखिए, this is equal to 14.6 into 10 raised to minus 3, or I can say it is 146
इंटू 10⁻⁴। मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, देयरफॉर व्हाट इज v1 इज इक्वल टू, इसका क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा है बताइए, क्लोजेस्ट 144 which is actually 12 square. So I'll take this as 144 only. So this is 12 into 10⁻². That is equal to 0.12 meter per second. So that would be the answer. 0.12 है क्या nearby? Yeah, it is. A is the answer. Is this clear to you all? Can I call this as a star problem? या half star? पहले मैंने इसको star बोल दिया. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I'll go for the next question. वेंचुरोमीटर समझ में आ गया? वेंचुरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द फ्लो. फ्लो मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय द वेंचुरोमीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll go for the next question. Question number 50. Dynamic lift is due to spinning. It's called as Magnus effect. मार्क कर लीजिएगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलिए नोट. Now suppose we consider viscosity. Does anybody know the meaning of viscosity? Viscosity. Viscosity नहीं पता क्या होता है? अच्छा, आपको मैं अगर पूछूं एक्सप्लेन विस्कोसिटी, तो ऑन व्हाट बेसिस यू विल एक्सप्लेन दिस? किन चीजों के आधार पर आप विस्कोसिटी आप एक्सप्लेन कर पाओगे? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं. इफ आई कंसिडर हनी, इफ आई कंसिडर सॉस एंड इफ आई कंसिडर वाटर. इस बॉटल से बाहर मुझे निकालना है, तो पानी अगर निकालने के लिए डू आई हैव टू डू लाइक दिस? आराम से आता है ना? व्हाई? बिकॉज वाटर इज लेस विस्कस. If I want to take out the sauce or honey out of it, keep waiting. जब आएगा तब आएगा, right? Water is less. I am not talking about density. I am talking about viscosity. Viscosity. So the liquid which is capable of moving easily, water, is less viscous. Less viscous. तो viscosity क्या है देखते हैं अभी. So we say water is less viscous. Honey or the what do you say, sauce, वो ज्यादा viscous होता है. तो let us understand what is exactly meant by the viscosity. ठीक है, ये एक प्लेट है. इस प्लेट के ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है. द वाटर इज फ्लोइंग ओवर दिस प्लेट. I'll consider different layers of water. I'll consider different layers of water, and it is observed that the layer of water which is farthest has got maximum velocity, and as you go ठीक है,
तो इसका वेलोसिटी इतना नहीं होता है, इसका वेलोसिटी कम होता है, इसका वेलोसिटी उससे और थोड़ा कम हो जाता है, इसका वेलोसिटी उससे और भी कम हो जाता है, एंड द वेलोसिटी हियर इज स्टिल लेसर। इस तरह से उसका जो वेलोसिटी है वो कम 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 होते जाता है। द लेयर ऑफ वाटर विच इज इन contact with the plate has got zero velocity. This is a plate, stationary plate. Is that understood? So उसका अगर हम ग्राफ देखें तो वो कुछ ग्राफ इस तरह का होता है, ऐसा वो ग्राफ होता है। Is this clear? So if I consider any layer of water which is at a distance x, अगर वो डिस्टेंस x पर अगर है वो, so if I consider any layer of liquid which is at a distance x और इसका वेलोसिटी अगर v है, this has got the velocity v, तो उसके कुछ दूरी पर at little more distance ये जो लेयर है which is at a distance dx, x plus dx, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? The velocity of that layer is v plus dv, whereas उसके दूसरे तरफ एक जो लेयर है which is at a distance, तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और ये जो लेयर है उसका वेलोसिटी होगा v minus dv. Did you understand this? I'll be asking you a very simple thing. What is velocity of layer at a distance x from the plate? From the plate क्या होगा इसका वेलोसिटी? v, which is at a distance x plus dx from the plate. इसका वेलोसिटी क्या होगा? v plus dv. and which is at a distance x minus dx from the plate, तो वो वेलोसिटी होगा v minus dv. Is this clear to you all? समझ में आ गया? So I want to find out what is the change in the velocity upon change in the distance. I want to find out what is the change in the velocity, change in velocity divided by change in the distance. What is the change in the velocity? dv. कितने डिस्टेंस में वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है? देखो ना, यहाँ का वेलोसिटी v है और इधर डिस्टेंस कितना है? dx. तो dx डिस्टेंस अगर है तो व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी? dv. बराबर है क्या? व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी? dv. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय क्वेश्चन इज? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? तो आई वुड से व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी dv एंड चेंज इन द डिस्टेंस इज dx. समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. क्या कहते हैं इसको? वेलोसिटी gradient. This is called as velocity gradient. Is that clear? ठीक है? तो ये ऐसा क्यों होता है? Now why this happens? This basically happens because of the fluid friction. Friction पता है आपको क्या होता है? What do you mean by friction? Friction जैसे लास्ट ईयर हमने फ्रिक्शन देखा है, तो जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है उसी प्रकार यहाँ पर लिक्विड्स में या फ्लूइड्स में फ्रिक्शन होगा. मतलब क्या होगा? ये जो लेयर है इसके ऊपर वाला लेयर इसे आगे खींचने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर वाला लेयर इसको आगे खींचने की कोशिश करेगा और इसके नीचे वाला लेयर इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दिस लेयर. इस लेयर के साथ ये हो रहा है, ऊपर वाला लेयर इसको आगे खींच रहा है और नीचे वाला लेयर इसको पीछे खींच रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द friction between the layers of the fluid. Friction between the layers of the fluid, and this causes viscosity. This force, whatever this force we are talking about, जिस फोर्स से ये ऊपर वाला लेयर उसको आगे खींच रहा है क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है और नीचे वाले लेयर का स्पीड कम है तो उसको पीछे खींच रहा है,
तो it is basically the force acting here is called as viscous force. क्या कहते हैं इसको? viscous force. Viscous force of friction. Is this clear? This viscous force of friction, it was observed, studied by Newton. और उसने बताया कि viscous force of friction is directly proportional to dV by dx. It is directly proportional to the area also. ये जो एरिया है, इस प्लेट का एरिया जो भी कुछ होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. It will depend upon this area of the plate, area over which this liquid is flowing. समझ में आ रहा है क्या? तो इसके ऊपर भी वो डिपेंड करेगा. So it depends upon these two things. F is equal to dV by dx into A. Is that clear? तो अगर इनको this is the Newton's law of viscosity. This is called as Newton's law of viscosity. So this is one more contribution by Newton in the field of physics. Newton's law of viscosity. Is that clear? If I'll club this together, combine this together, so this will give me the viscous force of friction. Viscous force of friction is directly proportional to, अब मैं यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू A into dV by dx. Now this constant of proportionality is called as eta. This constant of proportionality is called as eta. Eta, समझे? This is the coefficient of viscosity. हम इसे कहते हैं coefficient of viscosity. Is this clear to all? This is called as coefficient of viscosity. So अब आप लोग मुझे बताओगे what is the SI unit of coefficient of viscosity? What is the SI unit of coefficient of viscosity? बताइए. आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? चलिए बताइए. चलिए मैं आपको बता देता हूं. दिस इज मेजर्ड इन न्यूटन. ईटा मुझे पता नहीं है किस चीज में मेजर किया जाता है. दिस इज द एरिया विच इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज वेलोसिटी विच इज मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज डिस्टेंस विच इज अगेन मीटर. ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, isn't it? So what is the SI unit of eta? SI unit of eta is Newton second per meter square. Newton second per meter square. Is this clear? Sometimes तो ये था unit of viscosity. Sorry, Newton's law of viscosity. Units of viscosity. ठीक है. Now units and dimensions. तो यहाँ पे this is SI unit of viscosity. What is the CGS unit of viscosity? CGS unit of viscosity. Can anybody tell me? Is equal to, न्यूटन के जगह पर आएगा डायन, बराबर है क्या? डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, लेकिन प्यार से इसे पॉइस कहते हैं. दिस इज 1 डाइन पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइस. आप लोगों का काम है इसको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में. What will be the conversion factor? Conversion factor क्या होगा बताइए. Let's do that. Conversion factor क्या होगा बताइए.
1 Newton second per meter square is equal to 1 Newton is 10 raised to 5 dyne, करेक्ट ना? सेकंड तो सेकंड ही रहेगा एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो वो 10 raised to 4 बन जाता है. दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है? सो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज 10 dyne second per centimeter square, which is also called as 10 poise. Poise. Is this clear? Any doubts about that? समझ में आया सबको? अच्छा, इसे कई बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is also called as Pascal. Pascal second. So many a times this is also called as Pascal second. Is that clear? Okay. कई बार इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज प्रेशर. प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, पता है ना आपको? पता है ना? सो दिस इज मेनी अ टाइम्स दिस इज कॉल्ड एज पास्कल सेकंड. 1 पास्कल सेकंड is this is 10 poise. Any doubts about that? Is this okay? All right. Third point यहाँ पे. Now ये जो विस्कोसिटी होता है, this viscosity nu is called as dynamic viscosity. Dynamic viscosity. This is called as dynamic viscosity. Many a times this is also denoted by mu. कभी eta बोलते हैं तो कभी mu बोलते हैं. Is that clear? And there is one more formula. This mu is equal to rho into nu. Mu is equal to rho into nu. तो जिसमें ये है वो डायनामिक विस्कोसिटी, एंड यहाँ पर एक नया चीज यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है. दिस nu is called as kinematic viscosity. Kinematic viscosity. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? कोई नहीं, डायनामिक विस्कोसिटी को अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर ले तो जो मिलेगा उसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं. जैसे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन उसको अलग अलग फॉर्मेट में या नजरिए से देखा जाता है. तो यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो डायनामिक विस्कोसिटी होता है, जिसको हम ईटा या म्यू बोलेंगे. लेकिन अगर उसको मैं उस लिक्विड के डेंसिटी से डिवाइड करूंगा, देन दिस इज टर्म्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. दिस इज टर्म्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. समझ में आ गया क्या? ठीक है. अब इसके बारे में मैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद बात करूंगा. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 55. सो फिलहाल मैं आगे चलता हूं. अब I'll go for the next part now. Fourth point. I'll go for the fourth point here. यहां पे सो अभी जो मैंने बात की है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करी है. अब हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ की बात करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग. यहां पर हम बात करेंगे कि इफ एनी, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं. डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पिन एंड द स्विंग? आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट बॉल. बॉलर इज बॉलिंग द बॉल. ठीक है, बॉलर इज बॉलिंग द बॉल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉलर्स विच वी नो. एक होता है स्पिनर, जैसे अनिल कुंबले था, हरभजन सिंह था. वो बॉल को स्पिन करते हैं, वो बॉल को स्पिन करते हैं. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ए स्विंग. स्विंग क्या होता है? सुना है स्विंग आपने? रिवर्स स्विंग, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, रिवर्स स्विंगर. सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं ताकि आपको स्टोक्स लॉ समझ में आएगा. ठीक है. तो यहां पर स्पिनर क्या करता है? बॉल को उंगलियों से, मतलब विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स और विद द हेल्प ऑफ रिस्ट, व्हेन ही रिलीजेस द बॉल, तो बॉल को वो रिलीज करते समय ऐसा घुमा के भेजता है, फेंकता है. तो उस घुमाव की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ट्विस्ट, whenever the ball lands on the surface, तो वहां से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज स्पिन, isn't it? दिस इज कॉल्ड एज स्पिन. तो स्विंग क्या होता है? अब देखिए, ऐसा बॉल को यहां पर अगर मैं ड्रॉ कर लूं,
if I'll draw here the ball, और ये this is the seam, ये बॉल का सीम है, this is the stitching। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा वो जो होते हैं लोग, दे ट्राई टू, वो घिसते रहते हैं बॉल को। क्यों घिसते हैं? so as to obtain the swing। क्या होता है स्विंग? अब मैं आपको बता देता हूं कि what they try to do is half portion of the ball they try to make rough बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ रफ सरफेस, एंड हाफ सरफेस जो होता है उसका दे ट्राई टू मेक इट एकदम स्मूथ 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 बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रबिंग एक्शन। सो ये जो पार्ट होगा वो स्मूथ होगा। नाउ कम्स द एक्शन। अब जब ये बॉल फेंका जाएगा ऐसे, व्हेन दिस बॉल इज थ्रोन, सपोज दिस बॉल इज थ्रोन, तो वो बॉल आगे जा रहा है, मतलब द वेलोसिटी एयर जो होता है, जो एयर आता है वो ऐसे जाएगा, यहां से ऐसा जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो यहां पर भी बर्नौलीज इक्वेशन के जैसे कुछ होता है कि जो स्मूथ पार्ट है, जो स्मूथ पार्ट है वहां से एयर आसानी से जाता है, यहां से एयर आसानी से, तो देयर विल बी मोर एयर रेजिस्टेंस हियर, देयर विल बी मोर एयर रेजिस्टेंस हियर। इज दैट क्लियर टू ऑल? इजंट इट? सो इस वजह से ये आगे जाते समय यहां का एयर रेजिस्टेंस रफ पोर्शन पर ज्यादा है। देयर विल बी मोर एयर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द रफनेस, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? द एयर इज नॉट इजीली गोइंग टू फ्लो ओवर दिस, तो जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और बॉल सीधा जाने के बजाय सीधा नहीं जाएगा, वो इस तरफ मुड़ के जाता है। व्हेन द बॉल इज ट्रैवलिंग, तो बॉल राइट साइड में जाता है, जिस साइड में स्मूथ पोर्शन है वैसे ऐसे जाता है। बॉल व्हेन इट इज थ्रोन, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, इट गोज लाइक दिस। ये सब हवा में होता है एक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्विंग। दिस इज कॉल्ड एज अ स्विंग। दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ स्टोक्स लॉ, द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ स्टोक्स लॉ। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, व्हेन द रेन ड्रॉप इज फॉर्म्ड, पूछा था मैंने, रेन ड्रॉप फॉर्म होने के बाद नीचे गिरता है तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या नहीं होता? इट इज रिलेटेड टू दिस थिंग। सो जब ये रेन ड्रॉप भी नीचे गिरता रहता है जी, व्हेन दिस रेन ड्रॉप इज फॉलिंग इन द एयर, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। व्हेन द रेन ड्रॉप इज फॉर्म और वो नीचे गिर रहा है, अब वो अगर नीचे गिर रहा है तो एयर जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा ना, दिस इज द वे द एयर इज गोइंग टू फ्लो ओवर इट। बराबर है क्या? यहां से वो एयर जो फ्लो होगा वो कुछ इस प्रकार यहां से फ्लो होगा, यस और नो? बिकॉज ऑफ दिस देयर इज फ्रिक्शन, देयर इज विस्कोसिटी, ओके। एंड स्टोक्स लॉ गिव्स द viscous force of friction. The viscous force of friction given by Stokes law is 6 pi eta RV. 6 pi constant. eta क्या है जी? विस्कोसिटी। किसका? जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना उस स्फीयर के ऊपर, दिस इज द स्फीयर, तो ये स्फीयर के लिए ऊपर जो द विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और ऑन द स्फीयर, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑलराइट, आर इज द रेडियस, इसका जो भी कुछ रेडियस होगा वो, और आप बता सकते हो व्हाट इज वेलोसिटी, वी इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका वेलोसिटी होगा या इसका वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इज दिस ओके? सो दिस इज वन मोर concept which is important. We will be using this formulae while solving the problem. तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए। पहला कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और दूसरा है स्टोक्स लॉ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टोक्स लॉ। इज दैट क्लियर? इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं है। लॉज आर देयर विच आर टू बी एक्सेप्टेड चुपचाप से। We accept all the laws चुपचाप से। So these are the laws. They are not to be proved. They are not to be challenged. Is this clear to all?
एनी डाउट्स अबाउट दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं. So that was about Stokes law and that was about the Newton's law of viscosity. I'll take this further now. Question number 52 देखिए. देखिए यहाँ पे spherical balls of radius r are falling in the viscous fluid of viscosity v, viscous fluid of velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball is directly proportional to both radius and the velocity because F viscous is equal to 6 pi eta RV. Is this clear to all? समझ में आ गया? देखिए ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑल केसेस. ये जो है दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्विंगिंग बॉल. इसमें बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड एयर इज स्टेशनरी. चाहे एयर स्टेशनरी होगा या एयर अपोजिट डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी फ्लो होता होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द रेन ड्रॉप विच इज फॉलिंग इन द एटमॉस्फेरिक एयर. इज दैट ओके? अच्छा, अगर कोई एक ये लिया मैंने रेन ड्रॉप का, आगे का एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा. रेन ड्रॉप का आगे भी एनालिसिस है. समझ में आ गई बात? रेन ड्रॉप जो है इसका एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा जहां पर मैं आपको एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं अभी भी एक्सप्लेन कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल एक्सप्लेन इट राइट अवे, नॉट अ प्रॉब्लम. देखिए ऐसा है कि ये रेन ड्रॉप जब नीचे गिरेगा, एनालिसिस ऑफ रेन ड्रॉप, लेट्स सी. रेन ड्रॉप एनालिसिस. चलिए आगे चलते हैं इसको लेकर. तो इनिशियली व्हेन दिस रेन ड्रॉप फॉल्स, इनिशियली ये रेन ड्रॉप जब रिलीज होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी इज 0 व्हेन इट फॉर्म्स at the cloud and it gets detached from the cloud. So initial velocity of the raindrop is 0. Then because of the acceleration it starts falling down with more velocity. जैसे कोई चीज अगर रिलीज की है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, then acceleration due to gravity is acting on it. इसकी वजह से उसका स्पीड बढ़ता जाएगा. लेकिन जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा उसका, तो क्या होगा उसकी वजह से? As the speed goes on increasing, what will happen because of that? जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे ये फोर्स ऑफ विस्कस फ्रिक्शन भी बढ़ेगा. बराबर है क्या? फोर्स ऑफ विस्कस फ्रिक्शन भी बढ़ेगा. Now let me draw the free body diagram of the raindrop. I'll draw the free body diagram of the raindrop. रेनड्रॉप का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है भाई, बताइए मुझे. What all forces are acting on the raindrop? If I'll draw the free body diagram, तो उसका पहले तो वेट विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद फोर्स, विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग, बराबर है क्या? एफ विस्कस. अच्छा, इज दिस रेनड्रॉप in the air? yes. आप लोगों ने पत्थर को देखा होगा. पत्थर अगर लिया तो पत्थर को अगर छोड़ दिया, सपोज आप सिंहगढ़ गए, एकदम ऊपर से पत्थर छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपके वाटर बॉटल का प्लास्टिक का कैप ले लो, अगर उसको छोड़ दो तो हवा में ऐसे उड़ जाता है ऊपर, होता है ना. बॉटल कैप प्लास्टिक का, उसको अगर ऊपर से छोड़ दो तो हवा इतनी जोरदार होती है कि वो बॉटल का कैप ऊपर आता है. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग हियर? रायगढ़ला जाती था असं नक्की होतं. रायगढ़ को जाओ, वहां पे कुछ भी फेंको, अच्छे अच्छे मतलब वजनदार चीजें भी वापस आती है. ओके, बॉयंसी फोर्स वी से. तो यहां पर इज दिस रेनड्रॉप गोइंग टू एक्सपीरियंस द बॉयंसी फोर्स? हाँ, नंतर
परीक्षा संपल्यावर जाऊन आता लगेच नको जायला. सो इज दिस रेन ड्रॉप गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ बॉयंसी फोर्स? मैं यहां पे बोलता हूं कि रो इज द डेंसिटी ऑफ water density, and sigma is density of air. So what will be the buoyancy force which is going to act on this? I'm asking you all, what is the buoyancy force which is going to act on this? इसके ऊपर buoyancy force act करेगा. What is the force of buoyancy? It is equal to weight of the air displaced. buoyancy force सिर्फ पानी नहीं देता है, buoyancy force वाटर भी देगा, क्योंकि उस एयर भी देगा ना. उस एयर के अंदर जैसे ही ये पानी का वाटर ड्रॉप फॉर्म हो गया है या रेन ड्रॉप फॉर्म हो गया, so when it has entered the air, so it has displaced some amount of air, and that weight of that air it will be acting on this. Yes or no? समझे? आप बोलेंगे बहुत, लेकिन ये तो बहुत कम रहेगा वेट. हाँ सही है, करेक्ट है. इन दैट केस मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे. इन दैट केस आई विल से हियर अ डिफरेंट एग्जांपल. मेरा एग्जांपल आपके लिए ये होगा कि भाई चलो समुद्र की पानी में एक छोटा सा पत्थर डाल दिया है हमने, मेटल बॉल डाल दिया है. ठीक है, ये पानी है. इस पानी के अंदर एक मेटल बॉल ड्रॉप किया है हमने. अब जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा. वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका विस्कस फोर्स, यहाँ पर जो विस्कस फोर्स होगा वो भी बढ़ता जाएगा. यस और नो? isn't it? Viscous force, because the viscous force in this case or that case, any case, is given by 6 pi eta rv. Are you understanding that? So with increase in the velocity, this 6 pi eta rv, velocity बढ़ने से viscous force भी बढ़ेगा. ठीक है. At the same time यहाँ पर और एक force होगा जो कि होगा force of buoyancy, जो मैं इधर कंसिडर कर ही सकता हूँ. यस और नो? यहाँ पर भी force of buoyancy होगा. यस और नो? तो यहाँ पर ये जो मेटल बॉल है इसका डेंसिटी है रो, और ये है इसका डेंसिटी है सिग्मा. सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस. यहाँ पर होगा इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? सो व्हाट इज द वेट हियर? इसका वेट क्या होगा? वेट, इट इज नथिंग बट मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, isn't it, into g. But what is the mass of the air displaced? Mass is equal to rho of the air into volume of the volume into g. Yes or no? अब वॉल्यूम कितना होगा? इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस. इसका वॉल्यूम कितना है? सो इट विल बी रो नहीं, उसको मैंने एक्चुअली सिग्मा बोलना पड़ेगा मुझे. दिस हैज टू बी कॉल्ड एज सिग्मा. आई विल कॉल दिस एज सिग्मा. ये भी इधर भी उतना ही होगा. सो इट विल बी सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. यस और नो? तो ये अपवर्ड फोर्स है, ये भी अपवर्ड फोर्स है, और ये डाउनवर्ड फोर्स है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस फोर्स इज कांस्टेंट. ये फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं होगा. बराबर है क्या? ये फोर्स भी कांस्टेंट है, और ये फोर्स डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर. अब देखिए होता ऐसा है कि पहले उसका वेट ज्यादा होगा, तो वेट ज्यादा होगा इसकी वजह से उसका वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. वेलोसिटी गोज ऑन, वेलोसिटी बढ़ने से उसका अपवर्ड एक्टिंग ये वाला फोर्स भी बढ़ते जाएगा. पहले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बट सुन अ स्टेज इज रीच्ड. बहुत जल्द ऐसा एक स्टेज आता है कि अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, और एक बैलेंस्ड सिस्टम तैयार हो जाता है वहां पे, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस यहाँ पर 2 है. बहुत जल्दी क्या होता है, ऐसा एक स्टेज रीच हो जाता है कि फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. समझ में आ गया? तो व्हाट आर द फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन में है विस्कस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स. यस और नो? कितने हैं जी? वो कितने हैं वो फोर्सेस बताइए प्लीज. अपवर्ड एक्टिंग फोर्सेस आर 6 पाई eta rv प्लस अपवर्ड एक्टिंग फोर्स इज सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स सिर्फ mg है. डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स सिर्फ mg है. m इज द मास. मास इज इक्वल टू इसका डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम into g. Now that is equal to rho into 4/3 pi r cube into g. Is this okay?
So this is equal to rho into 4/3 pi r cube into g. Is this clear to all? अब ऐसा वो जो स्टेज होगा जब फोर्स आपको इज इक्वल टू फोर्स डाउन, मतलब इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. पहले वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और बहुत जल्दी एक ऐसे स्टेज पर जाएगा जब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज जीरो. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है लेकिन उसको बैलेंस करने वाला अपवर्ड फोर्स है वहां पे, मतलब इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विथ व्हिच द रेन ड्रॉप फ्लोज इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. हम इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी. एंड दैट टर्मिनल वेलोसिटी is calculated here. This v is that terminal velocity. और अगर मुझे ये v चाहिए तो बाकी सारी चीजें मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी. So this will become 6 pi eta rv is equal to 4/3 pi r cube g. ये सब कॉमन आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड इट इज रो माइनस सिग्मा. इट इज रो माइनस सिग्मा. अब हमको v चाहिए तो ये जो 6 pi eta r है उसको ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा v is equal to 4/3 pi r cube g into rho minus sigma divided by 6 pi eta r. अच्छा, इसमें से pi gets cancel, r gets cancel तो r square बचेगा and 2 3s are and 2 2s are. So what is the expression for the terminal velocity? It is 2/9 क्योंकि ये 3/1 उल्टा जाएगा तो it will become 2/9 r square g upon eta into rho minus sigma So this is the expression for terminal velocity. और ये आपको याद रखना पड़ेगा जी. You have to remember this. Is this clear to all? If you refer ये book तो इसमें go to the formula section. आपको ये फॉर्मूला रेडीली मिलेगा. देखिए ऑन पेज नंबर कौन सा है ये? रिव्यू फॉर्मूले में देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल रहा है. यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले दिए हैं? सारे फॉर्मूले दिए. देखिए गौर से. दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टोक्स लॉ हियर. दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टोक्स लॉ 6 pi eta rv, you see, and they are talking about the terminal velocity also 2/9 r square upon eta. इन्होंने यहाँ पर रो माइनस रो डैश बोला है, हमने सिर्फ इसको सिग्मा बोला है यहाँ पे. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस वेरी क्लियर? लाउडर एंड क्लियर प्लीज. इज द डेरिवेशन इंपॉर्टेंट? एक सेकेंड. दिस इज ऑफ द